ओके, सेकेंड ईयर चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं आज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो दिस इज चैप्टर 6 ईयर, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है. तो एंटी टेस्ट के हवाले से उसको हम डिस्कस करेंगे. इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली बात तो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इसको तीन तरह से यू कैन डिफाइन इट. जैसे जो ऑर्गेनिक का जो वर्ड है, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड दैट इज़ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म एक वर्ड है, यहाँ से ही आया है ऑर्गेनिक का वर्ड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, जिंदा चीज़ों से हासिल होते हैं. तो हर वो कंपाउंड जो जिंदा चीज़ों से हासिल होता है उनके बारे में पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है. सेकंड कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में. इसके अंदर कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाता है. अच्छा, सारे कार्बन कंपाउंड्स को नहीं पढ़ते हैं, सवाए कुछ कंपाउंड्स के, एक्सेप्ट सवाए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स. इनके अलावा जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है. और तीसरी चीज़ की थर्ड डेफिनेशन इसकी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किसको भाई, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तीन तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना. वाई कार्बन, कि कार्बन की ही केमिस्ट्री क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि कार्बन के अंदर एक ख़ास एक प्रॉपर्टी आती है, दिस इज़ कॉल्ड कैटिनेशन. कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है. कैटिनेशन क्या है, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स. कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत रखता है, रिंग्स बनाने की सलाहियत रखता है. दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन है उसके अंदर जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी आती है या एग्जिस्ट करती है. और कार्बन में ही क्यों है, बाकी तमाम एलिमेंट्स में क्यों नहीं है, बिकॉज कार्बन जो है वो आप जानते हैं कि दैट इज़ टेट्रावैलेंट होता है. कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंट होता है. टेट्रावैलेंट से मुराद ये कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है. और उसके साथ कार्बन का स्मॉल साइज़ होता है, स्मॉल साइज़ या स्मॉलर एटॉमिक रेडियस. इन दो रीजंस की वजह से कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर लेता है और बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अच्छा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री शुरू होती है VFT से. VFT एक थ्योरी होती है जिस इज़ कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी, तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो पेश की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बर्जीलियस. प्रोपोज्ड इट. बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी. और VFT या वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बात करती है, ये कहती है कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कि जो सिर्फ जिंदा चीज़ें हो सकती हैं, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर कर सकती हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते. इसी को रद्द किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था वोहलर, और उसने एक्सपेरिमेंट किया था, वोहलर्स एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं, वोहलर्स एक्सपेरिमेंट. अब वोहलर कौन थे, एक जर्मन केमिस्ट था. एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिच वोहलर. फ्रेडरिच वोहलर जिसने 1828 में 1828 में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था. उसने क्या किया था, पहली बार एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था. ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया था. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो सबसे पहले
इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने वाला था वोहलर। इसलिए हम इसी वोहलर को हम जो है वो कहते हैं फादर ऑफ, इसलिए इसी वोहलर को कहा जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसने क्या सिंथेसाइज किया था? ही सिंथेसाइज्ड यूरिया। ये आप सब जानते हैं, यूरिया सिंथेसाइज किया था। और यही यूरिया जो है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दुनिया में डिस्कवर हुआ था वो यूरिया ही हुआ था, जिसको पहली बार बनाया गया था। तो यूरिया कैसे बनाया था? इसने कंपाउंड लिया था NH4CNO, दिस इज़ कॉल्ड अमोनियम साइनेट। इसने इस अमोनियम साइनेट को क्या किया था? बॉईल किया था वाटर के साथ, वाटर डाल के बॉईल किया था। उसने देखा था एक कंपाउंड इस तरह का आया था, NH2 कार्बन डबल बॉन्ड NH2, एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। जो नॉर्मली जो है वो एनिमल्स वगैरह के एक्सक्रीटा में मौजूद होता है। तो इस तरह वोलर ने सबसे पहले जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्योंकि जो अमोनियम साइनेट होता है दिस इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर, इससे उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया उन्होंने डिस्कवर कर लिया। ठीक है, तो यही जो है वो MD-GAT के टेस्ट में भी आया था एक क्वेश्चन ये कि विच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज डिस्कवर्ड, सो दैट इज़ यूरिया। ठीक है, तो वो कुछ आसान बहुत क्वेश्चंस भी आए हुए थे। आपने MD-GAT दिया क्या? नहीं दिया था ना? चाहिए, आई थिंक वो बच्चे तो नहीं। तो मैंने एनालाइज़ किया था पेपर, आज सुबह मैंने किया है अपलोड उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि कह रहे थे कि ना MD-GAT के हवाले से पेपर्स का बड़ा मसला चल रहा था। इट वॉज सो मच ईजी पेपर, लेकिन मसला यही था ना कि वो सिंध बोर्ड से आ गया। अब वो बच्चों ने ज़्यादा मुश्किल कर लिया था तो वो आसान कर नहीं पाए, मसला ये हो गया। क्योंकि इसमें गलती तो बच्चों की वैसे भी नहीं है, इसमें गलती उसकी की है जो सिस्टम बच्चों को बताया क्यों नहीं आपने कि करना क्या है। अब बच्चे थोड़ी ना उनके इतना अफलातून थोड़ी ना हर चीज़ याद कर लेंगे। उनको तो जो पता लगेगा सेलेक्टेड टीचर बता देंगे ना, यहाँ से ये कर लो, यहाँ से कर लो, बच्चा वही करेगा। सिंपल हर इंसान यही करता है। अब वो क्यों ज़्यादा करेगा? सिंपल रूल यही है। तो ये चीज़ बताना चाहिए था स्टूडेंट्स को, भाई आप ये करें। अगर आप इसमें परेशान करेंगे तो साइड से बात है, तो इशू आएगा। पेपर वैसे बहुत आसान, पेपर के अंदर मसला नहीं था, पेपर आसान था, बट ज़्यादा ही आसान हो गया। पेपर मुश्किल आना चाहे तो शायद बच्चे कर लेते। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ याद रहता है? बच्चे मुश्किल चीज़ें याद कर रहे होते हैं अक्सर, ख़ासतौर पर MD-GAT लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, इंटर में भी उनके 90s में प्लस परसेंटेजेस होती हैं, पढ़ने वाले भी शायद बहुत ज़्यादा ही शानदार होता है। तो वो तो ऐसी मुश्किल चीज़ें कर लेते हैं आराम से। लेकिन जो है वो सिंपल सी बात, उनको आसानी पेपर दे दिया आपने। जितने भी MD-GAT के पेपर सॉल्व किए हैं सब में सबसे आसान वही था। मैंने 2009 से लेकर जो है 2021 तक के पेपर सारे सॉल्व किए हैं। मैंने YouTube पे अपलोड भी किया है। उस सबसे आसान वही पेपर दो कल मैंने सॉल्व किया। हाँ, पेपर आ गया था कल शाम, तो सभी के पास आ गया पेपर MD-GAT सिंध का। तो ग्रीन कोड आया था उसका। हाँ, कुछ MCQs में जो मसला था वो मैंने उसमें मेंशन कर दिया है। एक के ऑप्शन में मसला था, एक के क्वेश्चन में मसला था। वो कुछ 3-4 सवाल हैं जो मुझे 3 सब्जेक्ट्स में मिले। इंग्लिश टीच करता हूँ मैं और केमिस्ट्री टीच करता हूँ, लॉजिकल टीचिंग, ये 3 सब्जेक्ट में। तो 3 ही सवाल थे जिसमें मुझे लगा कि इशू है, ख़ास ऐसा नहीं था। वो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है ना कि वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि शायद उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन ऐसा था नहीं। मतलब वो मसला कुछ और था। गलती पेपर उन्होंने सही बनाया, लेकिन जिस तरह से कमिटमेंट की थी उस टाइप का नहीं दिया ना, मसला ये। चले भाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, दैट इज़ वोलर्स एक्सपेरिमेंट। तो ये हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं उसके अंदर है, ठीक है, अलग अलग। जिस नेचुरल सोर्सेज पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं और क्या करना है। तो अब हम करते हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेचुरल सोर्सेस। तो काफ़ी सारे नेचुरल सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 नेचुरल सोर्सेज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुदरती ज़राए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने के, कहाँ से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करने का वो क्या है भाई? कोल से आप हासिल कर लें, कोयले से आप हासिल कर लें। कोल आपको पता है कोल कार्बन पे मुश्तमिल होता है। कोल इज़ आल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। दिस इज़ एन अमरफस एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अमरफस एलोट्रोप है कार्बन का कोल। और ये जो कोल होता है दिस इज़ अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल तो आप जानते हैं कि ज़मीन के अंदर से निकलता है और ये बनता बाद डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स।
ठीक है, तो कोल कैसे बनता है भाई? फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ वुड, लकड़ी कह सकते हैं, लकड़ी वगैरह डिकम्पोज होती है ना मिट्टी में, तो फिर उसमें कोल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब कोल के हमारे पास वेरियस स्टेजेस हैं। स्टेजेस ऑफ कोल की अगर हम बात करें ना, तो कोल के हमारे पास अलग अलग स्टेजेस आते हैं। अब देखते हैं हम स्टेजेस ऑफ कोल। स्टेजेस ऑफ कोल, अब कोल के हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज जो हमारे पास कहलाती है दैट इज़ कॉल्ड पीट या लिग्नाइट, इसको हम कहते हैं पीट या लिग्नाइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल। इसका कलर जो होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, ये लाइट ब्राउन होता है, ठीक है, और वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है और नॉन फ्लेमेबल, जलता नहीं है, तो फिर हम इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज़ द फर्स्ट वन विच इज़ कॉल्ड पीट या लिग्नाइट। सेकेंड स्टेज इसके बाद हमारे पास आता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल, अच्छा, जो पीट या लिग्नाइट है इसी को हम लोग कह सकते हैं लो ग्रेड कोल भी कहते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड लो ग्रेड कोल। और जो बिटुमिनस कोल है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ नोन एज मीडियम ग्रेड कोल। दरमियाने दर्जे का कोयला होता है मीडियम ग्रेड कोल, मीडियम ग्रेड कोल है। और बिटुमिनस कोल इसलिए कहते हैं कि इट कंटेन्स विटामिन, इसके अंदर से विटामिन निकलता है। विटामिन थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, विटामिन या कोल टार किसे कहते हैं, थोड़ी देर बाद पता लगेगा। और इसका कलर क्या होता है? डार्क ब्राउन कलर का होता है ये, इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर। और ये भी हमारे पास नॉन फ्लेमेबल होता है, जलता नहीं है। एंड इट कंटेन्स विस्कस लिक्विड, इसके अंदर विस्कस लिक्विड मतलब गाढ़ा लिक्विड इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है अगर इसको प्रेस किया जाए। दिस इज बिटुमिनस कोल या मीडियम ग्रेड कोल। इसी को कुछ लोग इसी को कहते हैं सॉफ्ट कोल, चूँकि ये सॉफ्ट होता है, इट इज़ सॉफ्ट, तो इसी को हम लोग जो है वो सॉफ्ट कोल भी कहते हैं। अच्छा, बिटुमिनस कोल की हम लोग आगे ना फर्दर इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा सकते हैं और उससे हमें 3 चीज़ें ऑब्टेन हो जाएंगी। इसी बिटुमिनस कोल की अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा दें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं इसको, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। अगर बिटुमिनस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दी जाए तो आपको सॉलिड लिक्विड गैस 3 में अलग अलग तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग, गैस में अलग। तो जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें जो सॉलिड है, सॉलिड में हमें मिल जाएगा कोक, कोक मिल जाएगा। कोक के बारे में ये बात याद रखें, कोक इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और ये कोक भी कैसा होता है भाई? अमरफस एलोट्रोप होता है कार्बन का, और कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म ये कोक है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे नॉर्मल इस्तेमाल किया जाता है मेटलर्जी वगैरह में। दूसरा, उसके बाद लिक्विड में आपको इसमें से क्या चीज़ मिलेगा? लिक्विड में से चीज़ मिलेगी ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बिटुमिन, बिटुमिन या कोल टार। तो ये लिक्विड होता है। अब इसमें ये ब्राउन विस्कस लिक्विड है, ब्राउन लिक्विड होता है ये, जो कि नॉन फ्लेमेबल होता है, जलता नहीं है, नॉन फ्लेमेबल लिक्विड है, इसको तारकोल कहते हैं। और इसमें 200 से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इट कंटेन्स, इसमें मौजूद है मोर देन 200 से ज़्यादा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, 200 से ज़्यादा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसके अंदर मौजूद होता है। और जिसमें से हमारे पास बेंजीन भी होता है, ठीक है। तो बेंजीन भी आपको पता आगे पढ़ेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और बेंजीन को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल टार। इसको हम कोल टार या विटामिन से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऐसा किया था, कोल टार से उसको एक्सट्रैक्ट किया, तो उसका नाम था हॉफमैन। हॉफमैन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एक्सट्रैक्ट बेंजीन फ्रॉम कोल टार। तो ये चैप्टर 7 में आएगा नाम इसका। लिक्विड में, अच्छा गैस में क्या चीज़ मिलती है आपको? बच्चा गैस में जो चीज़ मिलती है आपको, दिस इज़ कॉल्ड कोल गैस। कोल गैस मिलती है। कोल गैस 2 गैसेस का मिक्सचर है, दैट इज़ मीथेन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। फ्लेमेबल है, एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो ये बिटामिनस कोल है, दिस इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ कोल जिसको मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। सी उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है लास्ट स्टेज ऑफ कोल, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट को हम लोग हार्ड कोल भी कहते हैं, हार्ड कोल। और ये लास्ट स्टेज ऑफ कोल है, थर्ड स्टेज ऑफ कोल है। इसी को कहा जाता है दिस इज़ हाई ग्रेड कोल, ऊंचे दर्जे का कोयला, हाई ग्रेड कोल। तो ये इट डजंट कंटेन विस्कस लिक्विड, इसके अंदर कोई विस्कस लिक्विड नहीं होती, ये बिल्कुल ड्राई होता है, विस्कस लिक्विड इसके अंदर नहीं होता। इसका कलर क्या होता है? ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का होता है। और एक ऐसा होता है फ्लेमेबल होता है। तीनों स्टेजेस ऑफ कोल में से वाइड ये कोल है एंथ्रेसाइट, जो कि फ्लेमेबल है, जो कि जल सकते हैं। बाकी ये दोनों नॉन फ्लेमेबल है, बस ये फ्लेमेबल। बस समझ में आ गया, दिस इज़ द फर्स्ट नेचुरल सोर्स जिसको हम लोग कहते हैं कोल, कोयला। तो कोयले के बारे में तो पढ़ लिया हमने, जो केमिस्ट्री में जो चीज़ें बुक में हमारी मेंशन है ना, उन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद सेकंड, उसके बाद हमारे पास आता है दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, अब नेचुरल गैस भी आप जानते हैं दिस इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कंपाउंड नहीं है। तो नेचुरल गैस एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। नेचुरल पाकिस्तान में इसी को कहा जाता है सुई गैस, चूँकि बलूचिस्तान में सुई के मकाम से पहली बार निकली थी, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सुई गैस। मिक्सचर ऑफ गैसेस है और जाहिर सी बात है फ्लेमेबल है, जल सकता है। दिस इज़ आल्सो अ फॉसिल फ्यूल, ये भी फॉसिल फ्यूल है। डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मरने से ये जो है वो ज़मीन के अंदर से फिर वजूद में आता है, फॉर्म होता है, फिर वहाँ से निकलता है। और ये जो नेचुरल गैस है इसको हम डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, घरेलू ईंधन के तौर पे, कुकिंग पर्पज़ के लिए, खाना वगैरह पकाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है घरों में। नॉर्मली आपको पता है सुई गैस इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, अगर कहा जाए कि इसकी कंपोजिशन क्या है, कितने परसेंट कौन सी गैस इसके अंदर मौजूद है, तो वो अगर आपको देखनी हो तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपको पता है मीथेन गैस होती है, CH4, दैट इज़ 95% तक ही होती है। उसके बाद C2H6 इथेन गैस, ये आपकी 4% होती है। और उसके बाद 1% जो होती है इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन ये 1% होती है। इथाइल मरकैप्टेन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसको एक ऑर्डर देने के लिए, एक स्मेल देने के लिए। जो स्मेल आती है ना इसकी सुई गैस की, वो इथाइल मरकैप्टेन की वजह से आती है, जिसमें बाद में ऐड किया जाता है, जो ज़मीन के अंदर से जब ये निकाला जाता है तो उसमें स्मेल नहीं होती। जो कि मीथेन इथेन ऑर्डरलेस गैसेस हैं। ये जो दोनों गैसेस हैं, बोथ गैसेस आर ऑर्डरलेस। तो ऑर्डर ऐड किया जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, स्मेल या ऑर्डर ऐड करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज़। तो अगर कहीं गैस खुली रह जाए तो फिर आपको उसकी स्मेल से पता लग जाए। तो दैट इज़ अ सिंपल थिंग अबाउट नेचुरल गैस, दैट्स वेरी इजी। द नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। हमारी बात सारी, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं, आपको पता है ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक में तो बस इस तरह से चलता रहता है, टॉपिक्स होते हैं, बस इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखेंगे तो दैट्स ओके, ठीक है, हो जाएगा। अब जिनको फैक्ट्स जल्दी याद हो जाते हैं उनके लिए बहुत आसान है, और जिनको न्यूमेरिकल नहीं पसंद है, फैक्ट्स याद हो जाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है, फिर आराम से कर लेते हैं। तो बस कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ के याद हो जाता है, भाई ठीक है, ओके, याद भी कर सकते हैं उसको, घर बैठ के याद कर ले, हो गया। मतलब को प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है इसकी, बस पढ़ लेना, याद कर लेना, खत्म। पेट्रोलियम 2 वर्ड से निकला, पेट्रो और ओलियम 2 वर्ड से निकला। एक वर्ड हमारे पास है पेट्रो, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, और एक वर्ड हमारे पास है ओलियम, ओलियम के मतलब होते हैं ऑयल, रॉक ऑयल, चट्टानी तेल, रॉकी रीजन से निकाला जाता है, दैट्स वाई पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ इटसेल्फ अ फॉसिल फ्यूल, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। और पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ 500 प्लस हाइड्रोकार्बन, 500 से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर है, ठीक है। और जिसको रिफ़ाइन किया जाता है, बाद में रिफ़ाइनिंग की जाती है इस पेट्रोलियम के, इसको अलग सेपरेट किया जाता है। तो वो प्रोसेस हमारे पास कहता है रिफ़ाइनिंग। शुरू में जब पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर से निकलता है तो ये असल में एक ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है, एक ब्लैक कलर का, नीचे यहाँ लिख देता हूँ। तो ये एक ब्लैक कलर का एक विस्कस, एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है, जो कि नॉन फ्लेमेबल होता है। जब ये ज़मीन के अंदर से निकलता है तो जलता भी नहीं है, इसमें आग नहीं लगती,
जब तक इसको रिफाइन ना किया जाए। इसी पेट्रोलियम को जब ज़मीन से अंदर से निकलता है तो उसको क्रूड ऑयल कहा जाता है, उर्दू में कहते हैं खाम तेल। ठीक है, तो अब इसको रिफ़ाइन करने के लिए उसके लिए रिफ़ाइनिंग की जाती है, आपको पता है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की रिफ़ाइनिंग की जाती है। रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम करने के लिए हम जो एक तरीका अपनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम एक लॉन्ग, एक आपको पता है इस तरह का एक काफ़ी एक कंटेनर होता है बड़ा, एक इस तरह से, इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर हम जो है वो क्रूड ऑयल को एंटर कर देते हैं, फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट तरफ से हासिल हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें निकल जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दैट इज़ 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके, काफ़ी। अब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, अच्छा, जिस प्लेट से इसको एंटर किया जा रहा है, जहाँ से, जिस जगह से, उसको कहा जाता है फीड प्लेट। ये फीड प्लेट है, यहाँ से एंटर कर रहे हैं। इसके बाद ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको हम लोग बोलते दैट इज़ कॉल्ड, जो पूरा इसके फीड प्लेट से ऊपर का पोर्शन है, इसको कहा जाता है स्ट्रिपिंग सेक्शन। और फीड प्लेट से नीचे वाला जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन सेक्शन। अब ऊपर से जो है ना, जो ऊपर फीड प्लेट से ऊपर वाले पोर्शन से सारे लो बॉइलिंग पॉइंट वाले फ्रैक्शंस अलग हो जाते हैं, जिनमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होता है, और उसमें मोस्टली क्या होता है, गैसेस या फिर वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। इस तरह की चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। नीचे वाले पोर्शन से हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले फ्रैक्शंस सेपरेट हो जाते हैं, जिनमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड होते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ऊपर सबसे टॉप से आपको, जैसे यहाँ से ऊपर से, सबसे ऊपर से गैस निकल जाती है। ये आपकी नॉर्मली नेचुरल गैस, जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस, निकल जाती है। ठीक है, इससे नेचुरल गैस को आगे जाकर हम CNG में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्रेस करके, कंप्रेस नेचुरल गैस बन जाती है। इसके नीचे से एक और गैस निकल जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं C4H10, दिस इज़ ब्यूटेन। ये भी गैस है। इस ब्यूटेन को आगे कंप्रेस करके हम बना देते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको हम कहते हैं। तो LPG निकल जाती है। फिर लिक्विड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। सबसे ऊपर से यहाँ से निकल जाता है जेट फ्यूल। उसके बाद नीचे फिर दूसरा लिक्विड निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड गैसोलीन, जिसको पेट्रोल भी कहते हैं। उसके बाद एक और लिक्विड उसके नीचे से निकलता है, दैट इज़ डीजल निकल रहा होता है। फिर और लिक्विड इसके नीचे से हमारे पास यहाँ पर आएगा, जिसको अब इसके नीचे से हमारे पास लुब्रिकेंट्स वगैरह निकलते हैं अक्सर। पहले तो हैवी गैस ऑयल निकलता है, हैवी गैस ऑयल। उसके बाद लिक्विड में निकलता है लुब्रिकेंट्स निकलते हैं, जो इंजन ऑयल होते हैं। ये सब यहाँ से हमारे पास आते हैं। फिर लिक्विड में हमारे पास आ जाता है लाइक जो आपका पैराफिन वैक्स होता है। पैराफिन वैक्स, ये सॉलिड में आ जाएगा। पैराफिन वैक्स, मोमबत्ती वगैरह में जो मोम डलती है, पैराफिन वैक्स। और लास्ट में सॉलिड निकल जाता है, जो आपका ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, लास्ट में भी सॉलिड। ये टार निकल जाता है, टार, जिसको आप लोग एसफाल्ट भी कहते हैं। उर्दू में इसको नॉर्मली रोड बनाते हैं ना, डामर कहा जाता है उर्दू में। तो ये काफ़ी सारे फ्रैक्शंस हैं, मतलब 500+ फ्रैक्शंस निकलते हैं। तो मैं सारे नहीं बता रहा, कुछ फ्रैक्शंस मैंने आपको बता दी जो उसके अंदर से निकल रहे हैं। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कभी, सब पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज के अतबार से। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है, और ये पूरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बाद अब जो यहाँ गैसोलीन निकल गया ना, भाई, जो गैसोलीन निकलती है, गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, जो बाइक वगैरह में पेट्रोल डालते हैं, ये भी एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन का मिक्सचर होता है, 3 तरह की चीज़ें। ये जो गैसोलीन है, जिसको आप लोग पेट्रोल कहते हैं, तो गैसोलीन भी मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का। इसमें अक्सर हेक्सेन होता है C6H14, हेप्टेन होता है C7H16, ऑक्टेन होता है C8H18। ठीक है, अब इसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ना, इसकी रिफॉर्मिंग की जाती है। इसकी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए हम करते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ये रिफॉर्मिंग क्या चीज़ है? रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, शॉर्टकट में बस आप इसको समझ लें।
रिफॉर्मिंग का प्रोसेस क्या कहता है, क्या करता है? रिफॉर्मिंग का वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो रिफॉर्मिंग के प्रोसेस में क्या होता है, स्ट्रेट चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। उससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स फ्यूल नॉकिंग, मतलब रिफॉर्मिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाती है गैसोलीन की। रिफॉर्मिंग का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, हम बेहतर बना देते हैं गैसोलीन को। तो इससे क्या होता है, इट प्रिवेंट्स फ्यूल नॉकिंग, ये फ्यूल नॉकिंग को प्रिवेंट करती है। सबसे पहले चीज़ जो फ्यूल नॉकिंग को ख़त्म करती है, इंजन से खटपट की आवाज़ नहीं आती है, फ्यूल कंजम्पशन को कम करती है, एवरेज माइलेज ज़्यादा देती है फिर गैसोलीन आपकी। और इट इंक्रीजेज ऑक्टेन नंबर, और ये ऑक्टेन नंबर को भी बढ़ाती है, ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करती है। ऑक्टेन नंबर किससे कहते हैं, हाई ऑक्टेन, आपको पता है जो डीजल्स होता है हाई ऑक्टेन गैसोलीन होता है हमारे पास, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ऑक्टेन नंबर इज़ एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन गैसोलीन। गैसोलीन में कितना परसेंट आइसो ऑक्टेन है। आइसो ऑक्टेन आपको पता है ब्रांच चेन होता है, जैसे एक तो एन ऑक्टेन होता है नॉर्मल ऑक्टेन स्ट्रेट कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास कहलाता है एन ऑक्टेन नॉर्मल ऑक्टेन। और एक होता है आइसो ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 लगा और यहाँ एक कार्बन लगा, दिस इज आइसो ऑक्टेन। अब ये जो है ना आइसो ऑक्टेन जो होगा वो ज़्यादा कम फ्यूल नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा, इसके अंदर ब्रांचिंग है, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, बेसिक बात आपको पता होगा। तो ये रिफॉर्मिंग करने से क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन डेटिंग है गैसोलीन की, वो बढ़ जाती है, इससे उसकी परफॉर्मेंस, इसकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। और ये कैसे किया जाता है, इट इज़ डन बाय मीन्स ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट। इसको एक एंटी नॉकिंग एजेंट के ज़रिए किया जाता है ये काम, एंटी नॉकिंग एजेंट जिसको हम लोग नॉक इनहिबिटर भी कहते हैं, इसको नॉक इनहिबिटर भी कहा जाता है। और उसके तौर पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड को इस्तेमाल किया जाता है नॉक इनहिबिटर के तौर पे। फॉर्मूला ये होता है, इथाइल होता है C2H5 4 टेट्रा इथाइल हो गया और लेड हो गया PB। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा इथाइल लेड। ये क्या करता है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। दैट्स इट, दिस इज रिफॉर्मिंग। समझ में की बात। इसके बाद नेक्स्ट है कि अब कभी ऐसा होता है ना कि हमें गैसोलीन ज़्यादा चाहिए, द होल वर्ल्ड वांट्स दिस थिंग गैसोलीन, लेकिन जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें गैसोलीन सिर्फ 20% ही मिलता है, बस 20% नहीं मिलता है, 80% बाकी चीज़ें मिलती हैं, 20% हमें सिर्फ गैसोलीन मिलता है। तो हमें गैसोलीन की प्रोडक्शन बढ़ानी होती है, तो उसके लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक और प्रोसेस अपनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या किया जाता है, क्रैकिंग का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है तोड़ देना। तो क्रैकिंग क्या प्रोसेस होता है, वेरी सिंपल प्रोसेस है क्रैकिंग का। आगे रिजल्ट हो सकता है। तो क्रैकिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम हैवी हाइड्रोकार्बन्स को लाइटर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। हैवी हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस हमारे पास कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। और सिन बोर्ड में जो लोग पढ़ते हैं नॉर्मली हम लोग उसके अंदर पढ़ते हैं थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में क्या किया जाता है, बस हम हीट देकर, मतलब हम हाइड्रोकार्बन को हीट देते हैं तो क्या होता है वो अपने स्मॉलर पार्टिकल्स में या स्मॉलर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे गैसोलीन मान लेते हैं कि ये C8H18 ये गैसोलीन है ऑक्टेन, तो अगर ये आ गया C16H34 और अगर हम उसको हीट देंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें हीट करना होता है। थर्मल क्रैकिंग में क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हवा की या एयर की गैर मौजूदगी में। तो क्या होगा कि ये ब्रेक हो जाएगा, एक C8H18 बनेगा और एक C8H16 बनेगा, मतलब इसमें एक ऑक्टेन बनता है और एक अल्केन बनता है और एक अल्कीन बनता है। ये हमारे पास कहलाता है क्रैकिंग, ठीक है। तो क्रैकिंग में क्या होता है, हैवी हाइड्रोकार्बन को लाइटर में ब्रेक करते हैं ताकि हमें यूजलेस कंपाउंड को यूजफुल कंपाउंड में हम कन्वर्ट कर सकें। थर्मल क्रैकिंग इसमें होते हैं जिसमें हीट करते हैं द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वैसे क्रैकिंग हो गई। उसके बाद इसी क्रैकिंग का एक रिवर्स प्रोसेस हमारे पास होता है, इसी का उल्टा उसी का रिवर्स प्रोसेस हमारे पास होता है, दिस वी कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन।
सो पोलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि उसके अंदर रिवर्स होता है कि मोनोमर्स क्या होते हैं, ऐड होकर इन दिस प्रोसेस मोनोमर्स आर एडेड टू फॉर्म अ पॉलीमर। मोनोमर्स ऐड होकर पॉलीमर बनाते हैं, प्रोसेस कहलाता है पोलीमराइजेशन। पोलीमराइजेशन दो तरह से हमारे पास हो सकती है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ पोलीमराइजेशन। आइदर पहला सबसे पहले हम कर सकते हैं एडिशन, एडिशन पोलीमराइजेशन। एडिशन में क्या होता है, नॉर्मली तो मोनोमर्स ऐड हो जाते हैं पॉलीमर बनाने के लिए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो पॉलीथीन जो बनता है वो एडिशन पॉलीमर होता है, पीवीसी जो बनता है वो एडिशन पॉलीमर होता है। सेकंड हमारे पास कहलाता है, बी हमारे पास कहलाता है सेकंड, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन में अलग चीज़ होती है। जैसे कि एडिशन में क्या होता है, एडिशन में पाई बॉन्ड ब्रेक्स, कि इसमें तो हमें पता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड टूट जाता है। कंडेंसेशन में क्या होती है, एलिमिनेशन होती है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर जो है वो मोनोमर्स फिर फाइनली जुड़कर पॉलीमर्स बन रहे होते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं जैसे कि वाटर एलिमिनेट होता है। इसकी सबसे मशहूर एग्जांपल कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन की है बेक लाइट। बेक लाइट भी एक प्लास्टिक होता है और बेक लाइट दो चीज़ों से मिलकर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डाउ में भी पूछा गया था अभी 13 नवंबर को कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जब इन दोनों को मिलाते हैं तब जाकर हमेशा बेकलाइट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये दोनों इसके मोनोमर्स। तो दिस इज पोलीमराइजेशन। क्लियर है तो मसला, नो इशू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एक आइसोमेरिज्म है, एक टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज। चलो एक होमोलोगस सीरीज पहले बताया तो क्या है, छोटे छोटे चीज़ें पहले कर लेते हैं। होमोलोगस सीरीज छोटा चैप्टर था, ये दिमाग ख़राब हो गया, कौन पढ़ा नहीं होगा बेटा, वो एक अलग बात है। हम भी कभी कभार टोपी कर देते हैं बच्चों के साथ, कभी कभार हम भी कम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं, हम भी कभी कभार कम पढ़ाते हैं। ऐसा होता है अक्सर, ख़ास तौर पे जब नहीं बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते क्लास में, हम बोलते चलो भाई एक दिन में ख़त्म, इतना पढ़ाया ख़त्म हो गया चैप्टर एंड। अब बच्चे को क्या पता, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो लेकिन बस लाइक आपने कम पढ़ा है, दैट मीन्स के आपने कम पढ़ाओगे। ये सब बुक से ही लिख रहा हूँ मैं, एक एक लाइन एक एक वर्ड, आप जाके खोल के बुक देख लो, ज़्यादा ही लिखा होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, ओके। चैप्टर 6 वैसे नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट ये काफ़ी डिटेल चैप्टर था, और जिसने चैप्टर 6 ठीक से पढ़ा होता है उसी को 7, 8, 9 समझ में आता है। सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें A to Z सारी चीज़ें 6 से ही, IUPAC भी 6 में ही होता है। बाकी आगे बाकी जो फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, सारी चीज़ें जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो चैप्टर 6, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको। यह डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मैं एक चेन लेकर चल रहा हूँ, एक सेटअप लेकर चल रहा हूँ, एक चेन के साथ इससे कनेक्शन करते हुए जा रहे हैं। ये रैंडम टॉपिक्स नहीं उठा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये सब कनेक्टेड टॉपिक्स हैं आपस में, ये से कनेक्ट हो रहा है, चलते जा रहे हैं कनेक्शन। असल में हम लोग रैंडमली पढ़ते हैं, तो इसलिए रैंडम पढ़ते वक्त फिर हमें क्या सिलेक्टेड पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब हम एक चेन फॉलो कर रहे होते हैं ना एक, तो फिर हमें सारा पढ़ना होता है। कहीं से भी एक छोड़ देंगे ना तो कड़ी टूट जाएगी, फिर कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, फिर समझ में नहीं आएगा। समझ में पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप पूरा पढ़ें, मतलब स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम फर्स्ट लाइन टिल लास्ट लाइन आप पढ़ें। आप बीच बीच से समझ के नहीं पढ़ सकते। हमारे यहाँ बच्चा ना बीच बीच से जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ के पढ़ना चाहते हैं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ के तब भी पढ़ेंगे जब आपको प्रीवियस उसके सारे टॉपिक्स पता होंगे, वरना फिर आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा गेस्ट पेपर लेके, जो अक्सर बच्चे करते हैं। काम तो कॉन्सेप्ट से नहीं कर रहे होते हैं, अक्सर ऐसे ही होता है। तो ये चैप्टर अभी है, अभी आइसोमेरिज्म, अभी बड़े टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि बोर्ड में टाना होगा। आइसोमेरिज्म एक बड़ा टॉपिक है, फंक्शनल ग्रुप एक बड़ा टॉपिक है, नोमेनक्लेचर एक बड़ा टॉपिक है इसका। ये तो छोटे छोटे डेफिनेशन वाइज टॉपिक्स है जो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैंने। ये तो डेफिनेशन आती है क्रैकिंग की, पोलीमराइजेशन की, इनकी डेफिनेशंस आती हैं पेपर में। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन पे अभी आए ही नहीं है, हम किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन आइसोमेरिज्म पर आता है, वो एक अलग चीज़ है। चलो भाई, ये भी डेफिनेशन आती है होमोलोगस सीरीज़ की 1 नंबर की। और चूँकि सबसे ज़्यादा जो MCQs बनते हैं ना एंट्री टेस्ट में वो चैप्टर 6 से ही बनते हैं, क्योंकि आगे चैप्टर्स में रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस किसी काम के नहीं होते, रिएक्शंस आपके आएंगे ही नहीं। रिएक्शंस तो नहीं आएंगे ना, एक भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन थोड़ी ना पूछेंगे आपसे कि इसका प्रोडक्ट बताओ,
उसमें यही सब पूछते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछते हैं। कोई भी टेस्ट आप उठा लोगे पाकिस्तान में जो होता है ना एंट्री टेस्ट में, ऑर्गेनिक में यही सब पूछ रहे होते हैं जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। क्योंकि आगे रिएक्शंस होते हैं वो एंट्री टेस्ट में नहीं आते हैं कोई भी, ना चैप्टर 7 से आएगा, ना 8 से आएगा, ना 9 से आएगा। तो 3 चैप्टर तो ऐसे ही उड़ रहे हैं आपके, वो तो इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप बोलोगे जब चैप्टर 7 और 9 बढ़ा था, बट एप्टीट्यूड के लिहाज से वो कोई चैप्टर नहीं है उसके अंदर, कुछ है ही नहीं एप्टीट्यूड के काम का उसके अंदर, MCQs बन ही नहीं सकता उससे इतना। अब सेकेंड में भी आप देखोगे ज़्यादातर MCQ चैप्टर 6 से ही आया करते थे, मतलब ये जो इंट्रोडक्शन से ही आया करते थे, बाकी आगे चैप्टर से कहाँ दे देते हैं MCQ से। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं? 2 वर्ड से निकला है, एक होमो और लोगस। होमो मतलब होता है सेम, और लोगस के मतलब होते हैं दैट इज कॉल्ड रेशो। होमोलोगस सीरीज दैट इज सेम रेशो वाली सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या कहती है बच्चों? ये कहती है कि द कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफर with a same ratio of CH2 or 14 AMU, forming a series which is called homologous series। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें जो कंसेक्यूटिव मेंबर होते हैं वो CH2 के फ़र्क से मौजूद होते हैं। हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से CH2 ज़्यादा होता है। अगर आप देखें, अगर मैं होमोलोगस सीरीज़ एक बनाता हूँ, जैसे कि मैं अल्केन्स की बनाता हूँ होमोलोगस सीरीज़। अब अगर अल्केन्स की बात कर लेते हैं, तो अल्केन्स में क्या हमारे पास है, दैट इज़ के जैसे पहला मेंबर है, जैसे कि देख लेते हैं CH4 है, दूसरा मेंबर C2H6 है, तीसरा मेंबर C3H8 है, ETC ऐसा चल रहा है ना भैया। अब यहाँ पर आप देख लो कि CH4 और C2H6 में एक CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का फ़र्क है। इस तरह C2H6 और C3H8 में देख लो आप, CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। मतलब हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इस तरह से फ़र्क से होता है। क्यों? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड सब में ऐसे ही होता है। CH2 का एक डिफरेंस चल रहा होता है। इससे एक सीरीज़ चलती है, इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। अब वो किसी भी तरह से होमोलोगस सीरीज़ आप देख सकते हैं, सब के अंदर ये CH2 का डिफरेंस आता है, या 14 MU का डिफरेंस आता है। जो कि CH2 कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का हो गया 2, तो 12 + 2 = 14। तो 14 हर अगला मेंबर पिछले से 14 AMU ज़्यादा होता है एटॉमिक मास के लिहाज से या मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से। ठीक है, समझा की बात। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है अब वो दैट इज़ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपको पता है वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिनको हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और एक हमारे पास कहलाते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। मतलब एक साइक्लिक में क्या होगा, जो कार्बन होगा वो स्ट्रेट चेन में अटैच होगा, और साइक्लिक में क्या होगा, जो कार्बन होगा वो क्लोज चेन में अटैच करेगा। ठीक है। अब एसाइक्लिक की बात की जाए तो इसके अंदर फर्दर फिर हमारे पास 2 आ जाते हैं। स्ट्रेट चेन है तो उसमें फर्दर 2 कैटेगरी आ जाती है। एक को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होंगे, और अनसैचुरेटेड में सिग्मा प्लस पाई दोनों बॉन्ड होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उसके अंदर जो फैमिली आती है उसको कहते हैं अल्केन्स फैमिली। इसी को अल्केन फैमिली कहते हैं, इसी को कहा जाता है पैराफिन्स। इसी को पैराफिन्स कहते हैं, अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है, इसका सेकंड नेम है। चूँकि लेस रिएक्टिव होते हैं, पैरा मतलब होता है लेस और फिन का मतलब होता है रिएक्टिव, स्लो रिएक्टिविटी होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पैराफिन्स। ठीक है। अब इनका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पैराफिन्स का या अल्केन्स का CnH2n+2, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। फिर इसके अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर फिर पूरी फैमिली इसकी चल जाती है। जैसे मीथेन इसका फर्स्ट मेंबर आ जाता है, इसका फार्मूला होता है CH4। इथेन इसका सेकंड मेंबर आ जाता है, जिसका फार्मूला होता है C2। ये पता है ना सबको? ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसकी।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फिर दो हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं। अनसैचुरेटेड में दो आ जाते हैं, एक हमारे पास कहलाता है अल्कीन और एक कहलाता है अल्काइन। जैसे अल्केन में तो आपको पता है अल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगा होता है। लेकिन अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में होता है। इसी को अल्कीन को हम लोग कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज ऑलेफिन्स। इन्हीं को ऑलेफिन्स कहा जाता है, अल्कीन्स को। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। वेरी इजी थिंग। अच्छा, अब अल्कीन है, इसमें अगर हम मेंबर्स देख लें तो उसके मेंबर, अच्छा C2H4 से स्टार्ट होता है ना, C2H4 है इथीन, इस तरह से C3H6, मतलब डबल कर देते हैं ना, सिर्फ ये हो जाएगा प्रोपीन। इस तरह से चलता रहता है ना इसके अंदर होमोलॉगस सीरीज इसकी। अब यहाँ पे भी आप इथाइन से स्टार्ट करते हैं, C2H2, दिस इज इथाइन, C3H डबल करके दो कम करना H4, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपाइन, और सो ऑन, ऐसा चलता रहता है। सही है। अच्छा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जब हम आएंगे, व्हेन वी कम टुवर्ड्स द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो साइक्लिक के अंदर फिर हमारे पास दो कैटेगरी साइक्लिक के अंदर भी हम ओपन अप करेंगे। एक को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और एक कहलाता है हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अभी क्या डिफरेंस है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में? होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि सिर्फ कार्बन, ओनली कार्बन इन द रिंग में अगर सिर्फ कार्बन है तो फिर वो होमोसाइक्लिक है। और हेट्रोसाइक्लिक कार्बन प्लस अदर एलिमेंट इन द रिंग के अंदर जो रिंग बन रही है, जो चेन बन रही है सर्किल में, साइकिल जो बन रही है, उसके अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए तो वो हेट्रोसाइक्लिक। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर पायरिडीन जो हमारे पास होता है, इसमें नाइट्रोजन आ जाता है चेन के अंदर, दिस इज पायरिडीन। तो पायरिडीन हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन आ गया चेन के अंदर। अच्छा, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो उसके अंदर फिर फर्दर हमारे पास दो कैटेगरी होती है। एक हमारे पास कहलाता है एरोमेटिक कह देते हैं। एक कहलाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक कहलाता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फ़र्क क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास होते हैं, दे आर नोन एज बेंजोइड्स, और एलिसाइक्लिक जो हमारे पास होते हैं, दे आर नोन एज नॉन बेंजोइड्स। मतलब इनमें क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है, इसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होती है, और नॉन बेंजोइड्स हैं तो इनके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं होती है। ये नॉर्मली कोई साइक्लो अल्केन्स हो सकते हैं इसके अंदर, या फिर साइक्लो अल्कीन्स हो सकते हैं इसके अंदर, मतलब और इसमें ये वाली रिंग नहीं होगी, बेंजीन रिंग जिसको हम कहते हैं ना, 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है अल्टरनेट पाई बॉन्ड वाली, वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इज एक्चुअली से टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के हमारे पास हो सकते हैं। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हियर। नेक्स्ट, इसके बाद जो हम देखते हैं, दिस इज आइसोमेरिज्म पे बात करते हैं। हम समझ में आ गए टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म से पहले हम फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, बल्कि फंक्शनल ग्रुप तो थोड़ा सा डिटेल्ड है, थोड़ी लंबी कहानी है उसमें ना फंक्शनल ग्रुप में। चलो आइसोमेरिज्म ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर इतनी जगह नहीं बची है कि इसमें आ जाए। आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म की जब बात करें तो आइसोमेरिज्म क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट, मतलब सेम फार्मूले होते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आइसोमेरिज्म किस में देखा जाता है? आइसोमर्स के अंदर। आइसोमर्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, पेयर ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग, जिनमें होता है हैविंग सेम फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं।
तो वो हमारे पास कहलाते हैं, दे आर नोन एज आइसोमर्स। अब आइसोमर्स हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री के अंदर, मतलब अगर हम सिंध बोर्ड की बात करें तो बस 4 तरह के आते हैं, बाकी फेडरल में तो बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास कहलाता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, इसी को हम लोग कहते हैं स्केलेटल आइसोमेरिज्म। स्केलेटल आइसोमेरिज्म। अब इसके अंदर क्या होता है कि फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। अब जैसे कि C5H12 है, अब ये N पेंटेन भी हो सकता है, ये आइसोपेंटेन भी हो सकता है और ये नेओपेंटेन भी हो सकता है ना भाई। स्ट्रक्चर पता है सबको इसका क्या होता है? नहीं पता। N पेंटेन में 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में होता है, आइसोपेंटेन में 1 कार्बन चेन से बाहर होता है और नेओपेंटेन में 2 कार्बन स्ट्रेट चेन से बाहर होता है। तो ये हमारे पास चेन आइसोमर्स हैं। तो सबके डिफरेंट आइसोमर पॉसिबल होते हैं। इस तरह से C5H12 के 3 चेन आइसोमर्स इसके यहाँ पर पॉसिबल हैं। अब किसी के ज़्यादा किसी के कम भी हो सकते हैं, मतलब वो डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे आ जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे CH4 के, तो CH4 का सिर्फ 1 चेन आइसोमर पॉसिबल है। अगर बात करेंगे C2H6 के, इसका भी 1 चेन आइसोमर पॉसिबल है। C3H8 की बात करेंगे, इसके भी 1 चेन आइसोमर पॉसिबल है। जब हम बात करेंगे C4H10 की, इसके 2 चेन आइसोमर पॉसिबल है, एक N वाला पॉसिबल है, एक आइसो वाला पॉसिबल है। और C5H12 का तो मैंने बता दिया कि उसके हमारे पास 3 चेन आइसोमर पॉसिबल है, N वाले भी है, एक आइसो वाला और एक नेओ वाला। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा इसके, वो फिर ईजी है, पता ही होगा आपको ये। तो बस ये बता दिया आपको पॉसिबल आइसोमर्स के। पॉसिबल आइसोमर्स किसके कितने अगर MCQs में पूछा जाए तो हमें पता होने चाहिए किस के कितने। चेन आइसोमर्स के अलावा बिल्कुल नेक्स्ट उसके बाद सेकंड हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि पोजीशन चेंज करते हैं। चेंजिंग पोजीशन होती है फंक्शनल ग्रुप की, चेंजिंग पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है दैट विल बी कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। जिससे फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें C4H8 की, अब C4H8 का 2 स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। 4 कार्बन ले लें स्ट्रेट में और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें, या 4 कार्बन ऐसे ले लें, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें। नाउ दिस इज 1 ब्यूटीन एंड दिस इज 1 2 3 4 है ना, दिस इज 2 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन एक दूसरे के चेन पोजीशन आइसोमर्स हैं। बिकॉज द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड इज आल्सो कंसीडर्ड एज द फंक्शनल ग्रुप। उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब इसमें फर्स्ट में, इसमें सेकंड में आ गई, और बहुत एग्जांपल हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, MCQs के लिए पढ़ना में सिर्फ थर्ड। उसके बाद हमारे पास होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि चेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन बोथ कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप चेंज यूज़ कर लेंगे। मतलब एक में एक अलग होगा, दूसरे में कुछ और होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे जो अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ईथर मतलब अल्कोहल्स और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इसी तरह से एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप देख लें C2H5OH ले लें, सॉरी या सही ले लेते हैं, C2H5OH ले लें इथाइल अल्कोहल, या ईथर एक ले लें CH3OCH3। दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग हो रहा है चूँकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है। इसके अंदर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH आया हुआ है, यहाँ पर ईथर वाला विथ ऑक्सी आया हुआ है। एल्डिहाइड और कीटोन की जब बात कर लेंगे तो उसमें भी ऐसा ही है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं तो C2H5 लगा दिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये इथानल हमारे प्रोपेनल हमारे पास हो गया। अब इसी तरह से कीटोन अगर इसमें देखें तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3।
अब दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो एल्डिहाइड वाला लगा है, और इसके अंदर जो लगा है वो हमारे पास कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद है। ठीक है, डी। उसके बाद आखिरी हमारे पास होता है डी, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के बारे में बस इतना याद रखना है कि हमारे पास जस्ट ईथर्स में एग्जिस्ट करता है। ईथर्स के अंदर मेटामेरिज्म देखने हमें आता है अकॉर्डिंग टू सिन बोर्ड। अब जैसे कि अगर हम देखें तो C2H5 OC2H5 डाईथाइल ईथर, ये एक हमारे पास एक ईथर है। इसको एक तरफ यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है। अब देखें यहाँ पर 1 कार्बन कर दें और यहाँ पर 3 कार्बन कर दें। अभी देखें ये भी C4H10O है, ये भी C4H10O है, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ जो रेडिकल्स हैं ना, उनमें उनकी जो पोजीशन, उनकी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको चेंज कर दिया गया। इसमें दोनों तरफ 2-2 हैं, इसमें एक तरफ 1 एक तरफ 3 है। दिस इज़ कॉल्ड मेटामेरिज्म, जो ईथर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आइसोमेरिज्म, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद जस्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक रिमेनिंग है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद ही होगा। लास्ट टॉपिक है चैप्टर 6 का। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो तमाम एक किसी कंपाउंड में जब वो अटैच हो जाते हैं तो उसके तमाम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, उसमें असर डाल रहे होते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब बहुत तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं जो रेडिकल्स के साथ अटैच होकर बहुत तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करते हैं। तो बहुत सारे हैं, तकरीबन 20+ हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट 12 है उनको डिस्कस कर रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले इनके जनरल फॉर्मूले लिखूँगा सबके, एक एक करके लाइन से। पहले लिख देंगे RX, दूसरा लिखेंगे ROH, थर्ड लिखेंगे RSH, फोर्थ लिखेंगे ROR, फिफ्थ लिखेंगे RCN, सिक्स लिखेंगे RNH2, सेवन्थ लिखेंगे RCOH, एट्थ लिखेंगे RCOR, नाइन्थ लिखेंगे RCOOH, 10th लिखेंगे RCOOR, 11th लिखेंगे RCOX और 12th लिखेंगे RCONH2। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो 12 अलग अलग जो है वो जनरल फॉर्मूले हैं अलग अलग कंपाउंड्स के। R से मुराद यहाँ पर है रेडिकल, दिस इज R इज रेडिकल। तो R तो हमारे पास आपको पता है दिस इज CnH2n+1 होता है, दिस इज रेडिकल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी। X यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग कह सकते हैं दिस इज हैलाइड ग्रुप, यह हैलाइड ग्रुप कहलाता है। यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप ये OH है, इस ग्रुप को नाम कहा जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे SH इसका फंक्शनल ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है दिस इज कॉल्ड मरकैप्टो ग्रुप, मरकैप्टो ग्रुप। यहाँ पर OR इसका फंक्शनल ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम होता है अल्कोक्सी ग्रुप। R में कोई भी रेडिकल आ सकता है CnH2n+1। CN यहाँ पर जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड साइनो ग्रुप। NH2 ग्रुप जो यहाँ पर हमारे पास है दिस इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप। अच्छा, RCOH को इस तरह से भी लिख सकते हैं RC⋯OH, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला हमारा दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से RCOR को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, RC⋯OR। यहाँ पर हमेशा राइट साइड पे आपको फंक्शनल ग्रुप मिलता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। RCOOH को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, हेयर इज द फंक्शनल ग्रुप। RCOR को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से RCOX को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जिसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ स्ट्रक्चर्स को ना, ताकि आप उसको, अच्छा सॉरी OR नहीं है इसका फंक्शनल ग्रुप, गलत बता दिया, इसका OH भी नहीं है।
ये पूरा COOH इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा COOR इसका फंक्शनल ग्रुप। अब सही, इस तरह से RC⋅ONH2 नाम हम बाद में बताते हैं, अभी पहले वो पूरा बोर्ड भरना है, अभी तो उसमें स्टार्ट ही कर रहे हैं, इतने में थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा, वहाँ तक जाएंगे तो समझ में आएगा। तो लेकिन ईजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, तो मेरी आदत है हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब इसमें हलाइड ग्रुप की बात, मतलब हवा में तीर चला के ना ये सब नहीं हो सकता कि मैं खड़ा होकर बोर्ड के पीछे खड़ा होकर मैं बोलता रहा ऐसे ये चीज़ ये ऐसा 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 ऐसा, तो दिमाग में फालूदा बन जाएगा तुम्हारे, कैसे से दिमाग में बैठेगा ये आपके, जा ही नहीं सकता दिमाग में जब तक उसको लिखे नहीं। सिंपल सी मसले लिखना पड़ता है, मेहनत है टीचर की, स्टूडेंट की, सबकी, तभी चीज़ें आती। अब RX है, कंपाउंड क्या बना है, ये अल्काइल है या हैलोजन है, अल्काइल, तो ये कंपाउंड हमारे पास जो बनता है दिस इज कॉल्ड अल्काइल हलाइड, इसको अल्काइल हलाइड कहते हैं। चैप्टर 8 इसी के ऊपर है सेकेंड ईयर का। ये जो कंपाउंड बनता है दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं, दो नाम देते हैं इसको, कुछ लोग कहते हैं थायो अल्कोहल, थायो मतलब होता है सल्फर, या इसी को कुछ लोग कहते हैं मरकैप्टेंस, दोनों नाम लिखिए। ROR इसको एक ही नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड ईथर्स, पता होगा आपको, कुछ ना कुछ सुना होगा आपने इसके बारे में। ये जो है इनको नाम दिया जाता है नाइट्राइल्स भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको साइनाइड्स भी कहते हैं, नाइट्राइल्स और साइनाइड्स एक ही बात है, CN लगा होता है इसमें। RNH2 इनको कहा जाता है, दे आर नोन एज अमाइंस, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्डिहाइड, this compound is called a ketone, this compound is called a carboxylic acid, this compound is called an ester, this compound is called acid halide, जब कार्बोनाइल के एक तरफ X आ जाए, and the last compound, this compound is called amide, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास कंपाउंड बनने के फॉर्मूले का कंपाउंड लिख देता कि सामने सब कुछ आपको दिखे, मैं मिटा कुछ नहीं रहा था कि सब कुछ आपके सामने होगा, ताकि आप डिफरेंट ग्रुप्स में फ़र्क कर पाएँ कि इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, वरना मिटा के करेंगे ना तो मिक्स फालूदा बन जाएगा आपको जाके। बच्चे इन सब में फालूदा बना देते हैं आपस में, उनको लगता है कि पता नहीं एल्डिहाइड है, पता नहीं कीटोन है, पता नहीं अमाइड है, पता नहीं कार्बोक्सिलिक है, कुछ तो है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क हो रहा है ना। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस के साथ ही ग्रुप चल रहा है, ठीक है ना, स्लाइड सा बिल्कुल फ़र्क है, एक एक एटम के फ़र्क पे ग्रुप चेंज हो रहा है इसमें। अब यहाँ पर कॉमन नेम और IUPAC नेम, दो तरह के नेम लिखते हैं, ओल्ड नेम न्यू नेम, पैटर्न्स होते हैं सबके। अब अल्काइल हलाइड का जो कॉमन नेम लिखना होता है ना, इसको हम सिंपल इसी तरह लिखते हैं, अल्काइल लिखेंगे उसके बाद हलाइड बोल देंगे। और IUPAC नेम किस तरह लिखते हैं, हेलो अल्केन, इस तरह से लिखा जाता है इसका IUPAC नेम। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अंदर एक एक एग्जाम्पल सबकी देख लेते हैं। मान लेते R में कोई भी रेडिकल लगा देते हैं, वॉट एवर रेडिकल वी कैन यूज़, लाइक CH3 लगा लेते हैं, कुछ और भी लगा लेंगे तो वही बनेगा CH3। और X में कोई भी हैलोजन लगा सकते हैं, X आपको पता है हैलोजन है, X यहाँ पर हैलोजन है ना भाई, इसके अंदर मतलब हैलोजन मतलब 7 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके अंदर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं ना भाई, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मर्जी है यार, कुछ भी यार, जब मर्जी होता है ना तो समझ में नहीं आती क्या लगाए, CL लगा देते, ठीक है, मर्जी है ना, फिर अब कुछ भी लगा लें। अब CH3 Cl एक हमारे पास एग्जाम्पल, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल हलाइड, तो ये हमारे पास CH3 क्या हो गया, मिथाइल, और Cl क्या हो गया, क्लोराइड, तो उसका कॉमन नेम हो गया। ये इस पैटर्न पे लिख दिया हमने, इसी पैटर्न पे लिखा ना, अल्काइल हलाइड के पैटर्न पे लिख दिया। अच्छा IUPAC नेम लिखने के लिए हेलो अल्केन, तो पहले हेलो मतलब दिस इसका नाम आ जाएगा, क्लोरो, और एक कार्बन है तो फिर अल्केन के लास्ट से क्या लिख देंगे इसको, समझ में आ गई बात। तो ये पहला कंपाउंड हो गया हमारा, पहला फंक्शनल ग्रुप X जब लगता है। दूसरा है अल्कोहल, जब अल्कोहल आ जाएगा OH ग्रुप आ जाएगा R के साथ, अब इसका कॉमन नेम हम इसको दे देंगे ना, कॉमन नेम इसका होगा अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, और IUPAC नेम इसका नाम होगा अल्कानोल, OL इसका सफिक्स होगा, OL पे ख़त्म हो रहा होगा तो अल्कानोल के लिहाज से इसका नाम लिखेंगे। अब एग्जाम्पल में कोई भी R पे कुछ भी लगा लेते हैं, लाइक CH3 लगा लेते हैं, तो उसका नाम कौन सा अल्कोहल है, कॉमन में कौन सा अल्कोहल है ये,
यस, तो एक कार्बन है, सो दिस इज मिथाइल, सो दिस इज मिथाइल अल्कोहल। और IUPAC में क्या नाम हो जाएगा अल्कानोल के लिहाज से? दिस इज मिथेनॉल। वुड स्प्रिट कहा जाता है इसी को, आगे पढ़ेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट ग्रुप, मर्कैप्टो ग्रुप। ऐसे अगर आ जाए, कॉमन नेम इसका नाम हम लोग लिखते हैं, कॉमन नेम इसका नाम होता है अल्काइल मर्कैप्टेन, अल्काइल मर्कैप्टेन। और IUPAC में इसका नाम होता है थायो अल्कानोल, थायो अल्कानोल, ऐसे लिख लेते। अब नाम कोई कंपाउंड लिख लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, SH ले लेते हैं, तो क्या नाम बन जाएगा कॉमन में? व्हाट विल बी द कॉमन नेम? एक कार्बन है तो दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल मर्कैप्टेन। और IUPAC क्या हो जाएगा? थायोमिथेनॉल, ऐसे ही होगा ना। अब आ जाते हैं ईथर्स के अंदर। ईथर होते हैं ROR। कॉमन नेम इसका नाम बच्चों हम लोग लिखते हैं अल्काइल, अल्काइल ईथर। इस तरह से इसका कॉमन नेम लिखा जाता है, अल्काइल अल्काइल ईथर। अब अल्काइल अल्काइल जब हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पर इस अल्काइल अल्काइल के अंदर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। मतलब मिथाइल और इथाइल में इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। IUPAC में इसका नाम देंगे हम अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी एक चेन बनेगी जिसमें लेस कार्बन होंगे, कम कार्बन होंगे, और अल्केन वो चेन बनेगी जिसमें ये दो जिस तरफ ज़्यादा कार्बन होंगे तो उसको अल्केन कह दिया जाएगा। अब एक मिसाल ले लेते हैं, इसके अंदर लेट से हमें कंपाउंड लेते हैं CH3OC2H5। अब अगर इसका कॉमन नेम अगर हम देखें ना, ये तो M से मिथाइल है, ये E से इथाइल है, तो अल्काइल अल्काइल ईथर के लिहाज से आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तो पहले इथाइल आएगा, उसके बाद मिथाइल आएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड इथाइल मिथाइल ईथर। IUPAC की बात करें तो अल्कोक्सी अल्केन, कम वाला अल्कोक्सी। अब ये अल्कोक्सी होगा, ये अल्केन होगा, तो ये मिथॉक्सी नाम आ जाएगा इसका, मिथॉक्सी इथेन। समझ गए कैसे नाम आता है इसका, ईथर्स का। अब आ जाते हैं हम इसमें साइनाइड्स में, नाइट्राइल्स में। CN जब आ जाए R के साथ, इसका नाम कॉमन में इसका नाम हम देते हैं चलो अल्काइल साइनाइड, सिंपल नाम है, अल्काइल लिखेंगे, साइनाइड लिखेंगे। IUPAC में इसका नाम बड़ा अलग टाइप का है, अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल करके नाम देंगे। और अल्केन में, इस अल्केन में जब नाम देंगे ना, तो काउंट द कार्बन ऑफ साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप के कार्बन को उसके अंदर हम काउंट करके हम अल्केन का नाम देंगे। तो कैसे समझें इसको? तो लाइक CH3CN, CH3CN, तो इसका कॉमन नेम में हो जाएगा मिथाइल साइनाइड, दिस विल बी कॉल्ड मिथाइल साइनाइड। अब IUPAC में इसका क्या नाम देंगे? अब अल्केन नाइट्राइल। अब मीथेन नाइट्राइल नहीं है ये, जो इसमें दोनों कार्बन को गिनना है, तो ये क्या हमारे पास हो जाएगा? दिस इज नॉट मीथेन नाइट्राइल, दिस विल बी इथेन नाइट्राइल। चूँकि ये जो है ना, ये इस तरह से इसको हम ब्रेक कर लेंगे, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना ये, तो ये इस तरह ये दोनों कार्बन को गिन लेंगे जब हम IUPAC नेम्स लिखेंगे। ठीक है, जिसको समझ लें ठीक से, जो कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरी दुनिया के लिए सेम रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स कभी डिफरेंट अलग नहीं होता है ना, तमाम केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इंडिया से मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, फ्रॉम इंडियन डिफरेंट, और बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जो इंडिया से आते हैं, इंडिया से देख रहे होते हैं, मतलब कि कमेंट करो तो फिर बताते भी हैं, तो मतलब फ्रॉम इंडिया, और ये लिख रहे होते हैं, मतलब वो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए जो कि द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जामिनेशन है, फिर वो क्रैक भी कर रहे थे। मेरे इसी लेक्चर से जो मैं कराची वालों के लिए बना रहा हूँ, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, वो कहते हैं सर ठीक है, चूँकि उर्दू हमारी बड़ी पसंद आती है उनको, इंडियंस को, हम कराची वालों को जो उर्दू है ना वो ज़्यादा पसंद आती है।
क्योंकि हम उर्दू बहुत क्लियर बोलते हैं पाकिस्तान वाले, इंडियंस इतना क्लियर नहीं बोल पाते, मतलब आप वो बिहारी टाइप की और फिर अलग टच उसके अंदर आ रहा होता है, उसके अंदर सम हाउ यू कैन फील इट। तो हमारी उर्दू बड़ी डिफरेंट आ रही होती है, वो एक एक वर्ड ना हम डिफरेंट बोल रहे होते हैं, वो दिख रहा होता है कि ये वर्ड क्या चीज़ है। इंडियंस नहीं समझ में आएंगे आप, उनके टीचर्स पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन वर्ड्स में आप उनके परेशान हो जाएंगे, वर्ड समझ में नहीं आते उनके ना कि वो क्या बोल रहे हैं। वो उनका खिंचाव मतलब एक अलग टाइप के वो अल्फाज, जैसे हम नफासत के साथ बोलते हैं ना, उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो अलग टाइप की बातें करते हैं। वर्ड्स भी उनके बड़े मुख्तलिफ होते हैं, हमारे जैसे नहीं, और हमारे वर्ड तो डिफरेंट होते हैं। हम तो प्योर उर्दू में अक्सर बात कर रहे होते हैं, देखा जाए इंडियंस इतना प्योरली उर्दू इस्तेमाल नहीं करते, अक्सर ऐसे ही होता है। तो अच्छा, तो केजू का टेस्ट तो मतलब बिल्कुल ही बेसिक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ IIT में क्रैक कर रहे हैं बच्चे, नीट क्रैक कर रहे हैं यार, तो ये केजू क्या चीज़ है यार, तो ऐसे ही हो जाता है। लेकिन बच्चे वही बात है कि आप कंसंट्रेशन कौन कितना कर रहे हैं क्लास के अंदर, सबसे बड़ी बात ये है। और जो लेक्चर देख रहा है वो बच्चा कितने कंसंट्रेशन के साथ देख रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि बच्चा 2 पढ़ता है 3 पढ़ता है फिर बोलता है अरे भाई बहुत हो गया, उसका दिमाग ख़त्म हो गया, वो आगे तक जाता ही नहीं है वो। तो अब उसका मतलब वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस का शिकार है वो। फिर अगर उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा ना, तो उसमें उस बच्चे का ही कसूर है, इसके अलावा और किसी का नहीं है। अगर वो क्रैक नहीं कर पा रहा, मेरे ही उन्हीं लेक्चर्स को देखकर बच्चे 185 190 भी लेकर आए, मैसेजेस कर रहे होते हैं MD कैट के अंदर कि सर हमारे केमिस्ट्री में सारे करेक्ट हुए हैं, 180 185 190 नंबर भी आ रहे हैं। मतलब अक्सर जो कराची में सबसे हाईएस्ट है उसने भी मेरे लेक्चर्स देखे, तो आ तो उनके भी रहे, लेकिन उस बच्ची ने या उस बच्चे ने कंसंट्रेशन के साथ देखा मेरे लेक्चर्स को, तो उसने बना लिया। और जो बच्चे बैठ के बस ऐसे ही देख रहे थे और बस बोले अरे यार क्या इतना सारा सर पढ़ा रहे पता नहीं क्यों, तो बस वो ख़त्म हो गया। फिर होती है यही बात होती है कि स्टूडेंट्स कितना फोकस करें ना, उनकी फोकस मैटर करती है एक चीज़ में। इन केस अगर आप एकेडमिक सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, एकेडमिक सक्सेस के लिए ना टीचर को सुनना, उसको फोकस करना, उसको कंसंट्रेट करना ज़रूरी है एकेडमिक सक्सेस हासिल करने के लिए। और अगर आप बिज़नेस सक्सेस हासिल करना चाहते हैं उसके लिए तो टीचर की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप बड़े मतलब आप बिज़नेस आइडियाज़ सोच रहे हो क्लास में बैठ के, आप लेक्चर देखो ये फिर भी कम पैसे देगा, लेकिन बिजनेस आइडिया सोच लेगा तो शायद वो ज़्यादा दे दे, अगर कोई अच्छा आइडिया दिमाग में आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर एकेडमिक सक्सेस के लिए बैठे हो ना, तो फिर तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। 5% गिर गए, अरे तो उसको तुम लाइव लेक्चर में बताओगे, वो मैं नाम के साथ बता रहे हो तो पूरे पाकिस्तान सुनेगा कि भाई ये, चले नाम नहीं ले रहा मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं यार दोबारा, अमाइंस पे बात करते हैं। मतलब इंडियंस भी सुनेंगे, मतलब पाकिस्तानी तो अलग है, इतने दूर तक 7 समंदर पार इनकी परसेंटेज चली जाएगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, तो RNH2 दैट इज अमाइनो ग्रुप। अब NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप है, ये कंपाउंड हमारे पास अमाइन कहलाते हैं या अमाइंस कहलाते हैं। कॉमन नेम पे आते हैं, इसका कॉमन नेम हमारे पास है, दिस इज अल्काइल अमाइन, अल्काइल अमाइन। और IUPAC नेम इसका नाम होता है सिंपल अमाइनो अल्केन, अमाइनो अल्केन। बस इस पैटर्न पे लिखेंगे, सिंपल एक उठा लेते हैं CH3SH नहीं सॉरी CH3NH2, बस फ़ौरन से नाम लिखते हैं इसका। कॉमन नेम क्या हो जाएगा उसका? methylamine, yes, okay, correct. So the common name of this compound, this specific compound is methylamine. And what? Yes, this the IUPAC name will be aminomethane. So that's very simple. अब ये थोड़े मुश्किल हैं आगे से 7 से, एल्डिहाइड्स वगैरह के नेम थोड़े बच्चे परेशान होते हैं। अब देखो एल्डिहाइड्स जो है ना, उनका जो कॉमन नेम हम लिखेंगे वो लिखेंगे अल्काइल एल्डिहाइड। लेकिन एक मसला है कि जो अल्काइल जो लिखेंगे ना इसके अंदर, ये जो अल्काइल लिखेंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा ही नहीं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होगा, ये लैटिन नंबर्स इसमें इस्तेमाल करेंगे, लैटिन नंबर्स इस्तेमाल करेंगे। अब लैटिन नंबर्स अलग स्टाइल के होते हैं। हाँ, बहुत सारे अभी 100 MCQs बना सकता हूँ अभी भी खड़े खड़े, लेकिन अभी नहीं बनाया, बोर्ड मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आप खुद समझ सकते हैं मैं कितने बना सकता हूँ MCQs, एक एक डब्बे से MCQs निकाल सकते हैं। The common name of this compound is this, IUPAC name is this, the name of this compound is this functional group is called this, बहुत हो सकता है, ठीक है। वो तो पॉइंट्स ही बता रहा हूँ मैं, थोड़े पेपर में लिखते हैं क्या आप ऐसे? क्या पेपर में कभी ऐसा लिखेंगे आप कभी ज़िंदगी में? कोई है MCQs ही बता रहा हूँ मैं, पॉइंट्स बता रहा हूँ कि पॉइंट हर डब्बे में एक पॉइंट में आपको लिख रहा हूँ कि आप याद रखें इस चीज़ को, ये कोई थ्योरी थोड़ी ना मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारे एक साथ बता दे रहा हूँ, चैप्टर 7 8 9 सब एक साथ ही करा दे रहा हूँ, फिर थोड़ा टाइम लग रहा है। लैटिन नंबर्स, अब लैटिन नंबर्स में क्या है कि यहाँ पर एक अगर कार्बन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म, 2 कार्बन है तो उसको बोलते हैं एसिड, 3 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं प्रोपायोन,
4 कार्बन है तो उसको बोलते हैं ब्यूटाइल, 5 कार्बन है तो उसको बोलते हैं वेलर, और 6 कार्बन है तो उसको बोलते हैं कैप्रो। ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ लिख दिया, फॉर्म एसिड प्रोपायोन ब्यूटाइल वेलर कैप्रो। बस 6 तक ही बस याद रखना है आपको इसको, ये लैटिन नंबर्स हैं, सारे याद नहीं करने। तो अभी एमडीकेट में क्वेश्चन भी आता है, हेक्सानोइक एसिड है उसको और क्या कहा जाता है, तो कैप्रोइक एसिड कहा जाता है। अभी 13 नवंबर को, ये मतलब आसान पेपर था बड़ा, ये यहाँ से MCQs निकाल लेता तो कोई बेसिक बात से निकाल लेता, ये तो KU में पढ़ रहे होते हम लोग। अच्छा, अल्काइल एल्डिहाइड में, अब इसका नाम अल्काइल एल्डिहाइड और IUPAC ने में इसका नाम लिखेंगे हम अल्कानल, तो AL पे इसका जो है वो सफिक्स हमारे जाकर एंड होगा। अब इसका हम एक कंपाउंड निकाल लेते हैं, जैसे HC डबल बॉन्ड OH, ये उसको HCHO ऐसे भी लिखा जाता है ना, एक ही बात है। अब इसका नाम एक कार्बन है ना सिर्फ इसमें, तो ये कौन सा एल्डिहाइड है? यस, नाम सुना ही होगा आपने, फॉर्म एल्डिहाइड। और IUPAC में क्या हो जाएगा, ये एक कार्बन है तो फिर मिथानॉल, ठीक है। ये एल्डिहाइड्स के नाम इस तरह लिखे जाते हैं। नेक्स्ट इज कीटोन्स। कीटोन्स के नेम किस तरह से लिखे जाएंगे? अब कीटोन में 2 नेम्स इसके भी आ जाएंगे IUPAC कॉमन नेम इसका ये है अल्काइल अल्काइल कीटोन। अल्काइल अल्काइल कीटोन, इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे अल्काइल अल्काइल के अंदर, बिल्कुल इसकी तरह। और लीव द कार्बन ऑफ, या डोंट कंसीडर द कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड O। कार्बोनाइल के कार्बन को हम कंसीडर नहीं करेंगे नेम लिखते हुए, जब कॉमन नेम लिखेंगे, ये रूल है। और IUPAC नेम इसका नाम होता है अल्कानोन, ओन आता है ना इसका सफिक्स, अल्कानोन। और इसमें सारे कार्बन काउंट करते हैं, काउंट ऑल द कार्बन्स, सारे कार्बन्स काउंट करेंगे। चले भाई, एक लिखते हैं हम यहाँ पर, इस सबसे आसान याद लिख देते हैं, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सबसे आसान तो यही है। रेडिकल, चूँकि हर तरफ रेडिकल आने चाहिए, यहाँ पर भी एक रेडिकल है ना, इधर पे भी रेडिकल इसमें, इधर पे भी रेडिकल है। अब दोनों पर रेडिकल जो है ना, कम से कम इसमें एक कार्बन तो होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन तो होना ही चाहिए, 0 नहीं हो सकता है इसमें, जो कि फिर हाइड्रोजन लगाएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास यही बनता है ना, ये वाला कंपाउंड। हाँ अलग अलग काउंट करेंगे। देखो अल्काइल अल्काइल ना, कार्बोनाइल का कार्बन छोड़ दो कॉमन नेम करने के लिए, अल्काइल अल्काइल कीटोन, तो मिथाइल मिथाइल कीटोन, तो 2 बार मिथाइल आ जाएगा, डाईमिथाइल, दिस इज डाई मिथाइल कीटोन, सिंपल। अगर इथाइल मिथाइल होता तो फिर हम मिथाइल मिथाइल कीटोन कर लेते। IUPAC नेम में सारे कार्बन गिन लेंगे, फिर ये सारे ओवरऑल 3 कार्बन है, तो अल्कानोन के लिहाज से क्या नाम हो गया उसका? प्रोपेनोन हो गया, ठीक है। अब आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल के साथ OH ग्रुप अटैचमेंट करता है ना इस तरह से, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं अल्कानिक एसिड, या अल्कानिक नहीं, अल्कानिक एसिड नहीं, सॉरी, मैं कुछ और अलग तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ। अल्काइल एल्डिहाइड है ना, इसका अल्काइल एल्डिहाइड चेंज ही कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लैटिन एल्डिहाइड, ताकि आपको पता लग जाए कि लैटिन नंबर ही लिखने हैं। अल्काइल हटा ही देता हूँ यहाँ से, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर लैटिन नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद एक एसिड लिख देंगे, क्योंकि लैटिन नंबर जितने भी जो भी आ जाएंगे, जितने भी कार्बन उसके लिहाज से, और साथ में एक एसिड आ जाएगा। इस तरह से IUPAC नेम इसका होगा अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। अब इस पर एक कंपाउंड बनाते हैं, सबसे आसान तो उसी वक्त बन सकता है कि जब हम यहाँ पर HC हाइड्रोजन ले लेना, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन ले सकते हैं, वरना CH3 भी ले सकते हैं। अब एक कार्बन है सिर्फ, तो एक कार्बन को लैटिन नेम में क्या कहते हैं? फॉर्म, तो फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म, उसके बाद एक एसिड, तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड। 2 होता तो एसिटिक एसिड हो जाता है, फिर एसिड 2 को कहते हैं। अब कॉमन में इसका नाम हमारे IUPAC में बन जाएगा, एक कार्बन है तो मिथानोइक, मिथानिक नहीं मिथानोइक, क्योंकि OIC आ गया ना, मिथानोइक एसिड, ठीक है। तो मिथानिक एसिड नहीं लिख देना उसको, क्योंकि यहाँ तो एक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ओइक है, ठीक है। ये डिफरेंस है, बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, एक और ये ओइक में, ठीक है, ओके। इसके बाद एस्टर आते हैं। एस्टर भी थोड़ा गड़बड़ है एस्टर में। एस्टर में डबल कार्बन चेन चलती है, सबसे मुश्किल यही है एस्टर, ये जान जाती है बच्चों के एस्टर के नेमिंग में।
समझ ही में नहीं आता, पल ही नहीं पड़ता किसी को एस्टर की नेमिंग। तो देख लो भाई, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एस्टर की नेमिंग है, अल्काइल लिखेंगे, फिर लैटिन नंबर्स में लिखेंगे, फिर आखिरी में 8 लिख देंगे कॉमन नेम करते हुए, और IUPAC करते हुए अल्काइल अल्कानोइड, अल्कानोइड O8 आ जाएगा इसमें, O एक्स्ट्रा आ जाता है ना इसमें, O8, ये 8 आ रहे हैं। अब यहाँ पर फ़र्क ये है कि 2 चेन इसमें चले, एक अल्काइल एक अल्कानोइड। आपको बस ये याद रखना है कि ये वाले जो चेन, ये वाला जो रेडिकल है ना, इस रेडिकल को आप बोलेंगे अल्काइल, और ये वाला जो रेडिकल है ना, इसको आप लोग जो है ना अल्कानोइड, या जो चेन है ना वो वाली चेन का नाम, या लैटिन 8 वाली चेन का नाम देंगे। 2 तरह की चेन चलेगी। चलो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर OC2H5। चलो ये कर लेते हैं, ठीक है क्या? यस। अब देखो किस तरह से 2 चेन चलेगी। अब ये तो इतना आसान नहीं है ना, बड़ी टेढ़ी खीर है जिसमें तो मैं पहले बताऊँ जान जाती है, सब कर लेते हैं बच्चे। इसमें 2 चेन चलेगी। देखो चूँकि साइड सी बात है, ये चेन जो चले ना ऑक्सीजन इसको तोड़ देगा, ख़त्म कर देगा चेन। ऑक्सीजन से आगे चेन थोड़ी ना जाएगी, और इधर से एक चेन चलाओगे तो ये चेन आ जाएगी, तो 2 अलग अलग काउंट होंगे। अब बस ये याद रखना है कि ये वाली चेन अल्काइल चेन है बस, शुरू में जिसका नाम आता है, बाकी ये दूसरी चेन वो वाली। तो अल्काइल, तो कॉमन नेम में क्या नाम? अल्काइल। अल्काइल पहले ये अल्काइल लिख देंगे तो क्या हो गया उसका नाम? C2H5 है तो फिर इथाइल। ये वाली चेन दूसरी लैटिन 8, लैटिन में 2 कार्बन है तो क्या हो गया? एसिड। एसिड लिखा और ATE लगा दिया, तो ये इथाइल एसिटेट एस्टर है, पाइनएप्पल में मौजूद होता है ये, ठीक है, अनानास के रस में इथाइल एसिटेट। और जब हम इसमें IUPAC करने जाएंगे तो सेम वही है, राइट वाली चेन पहले आ जाएगी इथाइल। अब अल्कानोइड, अब 2 कार्बन है उस चेन में, तो अल्कानोइड के लिहाज से क्या कह सकते हैं? इथानोइड। तो ये उसका कॉमन है, इसका IUPAC। तो ये देखना है कि बस 2 अलग अलग चेन बनती है उसके अंदर, या अल्काइल चेन है या अल्कानोइड या लैटिनेट चेन, ये वाली इस साइड पे चल रही है। उसके बाद एसिड हालाइड है, कार्बोनाइल के एक तरफ X अटैच हो गया, ठीक है, रेडिकल अटैच हो गया, ठीक है। तो X जो अटैच हो गया दिस इज रेडिकल, रेडिकल नहीं सॉरी हैलोजन, हैलोजन अटैक हो गया, बता दिया FCl भी आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, 7A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब इसको हम नाम किस तरह से देंगे कि IUPAC में इसका नाम हम देंगे कि पहले हम लिखेंगे लैटिन वर्ड, जो भी नंबर जितना भी कार्बन आ गया, ठीक है, उसके बाद YL हालाइड आखिरी में आ जाएगा इसमें, और IUPAC में इसका नाम हम देंगे अल्कानोइल हालाइड, ये इसका IUPAC नेम आ जाएगा। अब आ जाते हैं उसके अंदर, तो लेट से CH3 लगा लेते हैं, कार्बन लगा लेते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर चलो Cl लगा लेते हैं, कोई एक तो हेलोजन लगाना ही है तो Cl लगाते हैं, BRI भी लगा सकते हैं, वॉटएवर जो मर्जी लगा दो। अब लैटिन YL हालाइड, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एक नहीं 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड लिखा, उसके बाद YL लगा, और हालाइड में क्या है? क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड है ये, CH3 डबल बॉन्ड और Cl, ये नाम आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब इसका नाम IUPAC में क्या है? अल्कानोइल, तो 2 कार्बन है तो इथानोइल, यस इथानोइल, और हालाइड कौन सा लगा हुआ है? क्लोराइड, तो क्लोराइड लगा दिया, ये IUPAC आ गया उसका। लास्ट हमारे पास है अमाइड, कार्बोनाइल के साथ NH2 ग्रुप है, इसके साथ ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा हमारा, चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर ना, तो अमाइड कहते हैं इसको ना। देखो अमाइन अलग चीज़ है, अमाइड अलग चीज़ है, बोथ आर डिफरेंट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अमाइन और अमाइड में, तो बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब IUPAC में इसका नाम हम लिखेंगे अल्काइल अमाइड या अल्काइल अमाइड, तो नहीं फॉर्म अमाइड, हाँ इस तरह से लिख देंगे, लैटिन वर्ड्स फिर अमाइड, बस सिंपल। IUPAC में इसको हम लिख देंगे अमाइडो अल्केन, या नहीं अमाइडो अल्केन तो ख़त्म हो गया, अब नाम ये नहीं लिखते हैं, अल्कन अमाइड इस तरह से, या अल्केन अमाइड इस तरह से। अब आ जाओ, अब नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो कंपाउंड बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज द कंपाउंड वी हैव मैन्युफैक्चर्ड।
अब देखो लेटिनामाइड कितने कार्बन है? देयर आर 2 कार्बन्स, दिस इज एसिड, तो ये एसिडामाइड आ गया। और अल्कानामाइड 2 कार्बन है तो यस नॉर्मल नेम है इथानामाइड। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।